साहिबान अदब के ज़र तमाम राजीव प्रकाश साहिर साहब के नावल आत्माओं के शराब पर आज एक गुफ्तगू एक मुकालमे का इनेकाद किया गया है। जलसे की सदारत जैसा कि हम सब जानते हैं प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब फरमा रहे हैं, प्रोफेसर तारिक छतारी साहब हैं और प्रोफेसर गजनफर साहब आज के इस जलसे के मेहमान ज़ी वक़ार हैं और मेज़बान की हैसियत से प्रोफेसर सग़ीर अफराहिम साहब मौजूद हैं। राजीव प्रकाश साहिर साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे ज़माने के बेहद अहम फिक्शन राइटर वो हैं। उनकी शनाख्त शायर की हैसियत से भी है, अफसाना निगार की हैसियत से भी है और नावल निगार की हैसियत से भी है। जैसा कि उमूमी तौर पर होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि हमारी जो तरबियत होती है और हमारी जो पहली तरजीह और पहली पसंद होती है वो शायरी होती है। राजीव प्रकाश साहिर साहब ने भी अपने अदबी सफ़र का आगाज़ शायरी से किया और उनका पहला शेरी मजमुआ तारुफ के उन्वान से 2014 में शाये हुआ और ये तारुफ जो उनका शेरी मजमुआ है वो उनका बेहतरीन तारुफ साबित हुआ। उसके बाद पै दर पै उनके कई अफसानों के मजमुए शाये हुए और 2025 में इसी साल उनका नावल आत्माओं के शराब शाये हुआ है, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता चला जाता है। मैं उनके जो अफसानों के मजमूए हैं उनके नाम यहाँ बताता चलूँ। एक भीगे लम्हे की लंबी सड़क, ये 2015 में ये कलेक्शन शाये हुआ था। प्यासी सबीलें 2018 में, एहतियात 2020 में, ताक़ुब ज़र्द मौसम का 2023 में और अब उनका जो नावल आत्माओं के शराब। हज़रात, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू के लिए बाकायदा पैनलिस्ट्स को आवाज़ दूँ, मैं मुख्तसर उस नावल का तारुफ मैं कराना चाहता हूँ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आत्माओं के शराब, तो ये नावल इंसानी दाखिली कशमकश और वजूदी बहरान के मौजू पर लिखा गया है। इसमें जो जोग्राफियाई और फितरी मनाजिर हैं वो उनकी एक अलामती हैसियत है और जो किरदार हैं वो बहुत नफ्सियाती गहराई के साथ तख्लीक किए गए हैं और माजी और हाल को एक फ़न्नी तसलसल में उन्होंने उसे खल्क किया है और एक जो मौजू है मुश्तरका तहज़ीब का, जो इस वक्त मुझे लगता है कि इस पर जितनी बात हो वो कम है, वो इस नावल में इसकी बुनियाद में मौजूद है और उसके ट्रीटमेंट में लोग दास्तानों के असरात, कदीम रिवायात और जो उस ख़ास खित्ते के समाजी रसूम हैं उनका इस्तेमाल उन्होंने बड़ी फ़न्नी चाबुकदस्ती से किया है। और हमारे यहाँ जैसे आग का दरिया लिखा गया तो उसका मौजू वक्त है, टाइम है, तो ये आत्माओं के शराब में भी इन्होंने वक्त को अलामती तौर पर देखने की और बरतने की कोशिश की है। इसके अलावा जो नावल का मंजरनामा है वो तक़सीम हिंद की असरात पर भी है और उससे पहले से उन्नाव के पस मंज़र में यह नावल शुरू होता है और तक़सीम हिंद के असरात उस पर नज़र आते हैं। आज़ादी और ग़ुलामी के वो सारे मसाइल, गुर्बत और इमारत और दौलत का जो समाजी तज़ाद है वो भी उस नावल में नज़र आता है। तबक़ाती जो कशमकश है, ज़िंदगी की नाहमवारियों का जो बयान है वो भी उस नावल का हिस्सा है और ख़ास तौर पर
मकामियत जो आजकल जिस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है, मकामियत, रिवायत और गांव के की जो देही ज़िंदगी है, कैसे हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से गांव तब्दील हो रहा है, नए शहर आबाद हो रहे हैं, शहर भी तब्दील हो रहा है, गांव भी तब्दील हो रहा है, पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है। लेकिन जो नुकसान गाँव को पहुंच रहा है, या फिर जो रूसो ने कहा था बैक टू नेचर, कि हमें फितरत की आगोश में वापस जाना चाहिए और जंगल में पनाह लेनी चाहिए, कि वो प्योरिटी की जो बात है, तो कहीं ना कहीं उस जज्बे को भी, उस एहसास को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए शनाख्त और ज़ात का बहरान इस नावल की असास है। फितरत से इंसान का जो रिश्ता है वो इस नावल का अहम मौजू है, और मजमूई तौर पर जो खैर की जस्तजू की इंसान की जो मेराज है, इंसानियत की जो मेराज है, वो इंसानी खैर में है। तो इस नावल में नतीजे के तौर पर हमें ये भी नज़र आता है, नदियों का जिक्र इस नावल में गंगा का जिक्र है, गोमती का जिक्र है। तो ये सिर्फ दो नदियाँ नहीं हैं, दो तहजीबी अलामात हैं। तो बहुत खूबी से उन दोनों नदियों का तख्लीक़ी इस्तेमाल, अलामती इस्तेमाल इस नावल में राजीव प्रकाश साहिब साहब ने किया है। और जो जिसे हम गंगा जमनी रिवायात कहते हैं या मुश्तरका तहजीबी रिवायत कहते हैं, वो दोनों नदियाँ उसकी अलामत बनती हैं। अब जो बुनियादी पैगाम है इस नावल को पढ़ते हुए अंदाज़ा होता है कि इंसान की शनाख्त और अपनी असल जड़ों की तरफ मुराजियत। दुनिया की दौड़ में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, लेकिन वो अपनी असल से, अपनी बुनियाद से पीछे रह गया है। तो वो फ़र्द की दाखिली बेचैनी, रूहानी प्यास, माशरती इंसानी माशरत का ज़वाल, अक़दार की तलाश, ये वो अनासिर हैं, ये वो मौज़ूआत हैं जो इस नावल को एक अहम नावल बनाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बार बार हमें इन अनासिर पर, इन मौज़ूआत पर गौर करना चाहिए। कुछ जो सवालात हैं आखिर में इस नावल को पढ़ते हुए पैदा होते हैं कि क्या इंसान तरक्की की दौड़ में अपनी बुनियाद और अपनी असल को खो बैठा है? क्या नई नस्ल अपनी तहजीब और माजी से जुड़ी यादों को समझ पाएगी? क्या उन रिवायात को जिंदा कर पाएगी? तबकाती फ़र्क, गुर्बत और मजहबी मुनाफरत के मसाइल आखिर कब हल होंगे? क्या इंसान अपनी ज़ात के बहरान और तन्हाई से निकल सकता है? गांव और देहात का बदलता हुआ हुस्न क्या पैगाम दे रहा है? ये वो अहम मौज़ूआत हैं जो बार बार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस नावल का बैन सतूर बुनियादी तौर पर हमें अपनी ज़ात की शनाख्त और तलाश ज़ात, और इंसान असल में है क्या, और उसे क्या होना चाहिए, उसका, उसके वजूद का असल मकसद क्या है, वो एक नई दुनिया की तामीर का ख्वाब नावल निगार देखता है, और हमें सोचने पर, एक बेहतर मुआशरे की तामीर और तश्कील पर हमें मजबूर करता है। तो इस लिहाज से ये नावल मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है और बेहद कामयाब है। मैंने एक सरसरी सा इस नावल का जायज़ा लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकायदा तौर पर इस नावल पर गुफ्तगू हो, और उसके लिए सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा ख़याबान अदब के बानी प्रोफेसर सग़ीर अफराहीम साहब को तशरीफ़ लाएं। प्रोफेसर शाफिक अदवाई साहब, प्रोफेसर आसिम साहब, प्रोफेसर तारिक छतारी साहब, प्रोफेसर गजम्फर साहब, प्रोफेसर आफ्ताब साहब, दानिश्वरान महफिल, इस बज़्म में खुद मौजूद हैं मुसन्निफ यानी राजीव प्रकाश साहिर साहब। और राजीव प्रकाश साहिर साहब के नावल पर अभी बड़ी अच्छी तनकीदी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू मोईद रशीदी साहब ने। इसका एक छोटा सा मैंने उन्वान रखा है, साहिर का साहिराना फिक्शन आत्माओं के शराब के हवाले से। साहिर ने आत्माओं के शराब में तामीर और तखरीब में मुज़मर तरह तरह के अक्स को उभारते हुए
जिद्दत और नुदरत इख्तियार की है। कहानी दर कहानी के तर्ज पर मबनी नॉवेल का मौजू और पेशकश का अंदाज मुनफरिद है। घने जंगलात में बसे हुए कबाइल और जंगल राज, जिसके खास किरदार जोगी, तांत्रिक, शिकारी और उसके मुहाफिज हैं। इसके बाद पहाड़, नदी और उनके किनारे परवान चढ़ने वाली तहजीब, फिर जंगल, वहां के डाक बंगले और नदी, और इन सब के माबैन बसने वाले किरदार और उनकी नफ्सियात। नफ्सियाती नुक्ता नजर से नावल में इंसानों और जानवरों की फितरी जिबल्लत, जिनसी ख्वाहिशात और उनके जहनी दबाव में मुब्तला होने का गहरा मुताला शामिल है। मालिक व महकूम के किरदारों में अवाम व खवास, लालच व हवस, रिश्तों की पासबानी और उनके चरमराने के फितरी अंदाज में हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। यहाँ तक कि इसमें आज़ाद पालतू जानवर, नट व नटनी और देही व शहरी फजा, शुमाली और जनूबी हिंद के अक्स दर अक्स मौजूद है। फनकार ने मज़कूरा नावल का खमीर तहजीबी व तारीखी मरकज अवध और उसकी शान गोमती से तैयार किया है, जिसमें तारीखी विरासत, तहजीबी हिफाजत और कुदरती हुस्न है। मरकज व महवर को जोड़ने वाली कड़ियां पहाड़ों के कुर्ब जवार से मुस्तार है। गोमती गोमती नदी को उर्दू में कई अदीबों ने मरकजियत अता की, खास तौर पर वारिस किरमानी ने, लेकिन साहिर के जज्बात और महसूसात का दायरा वसी और इजहार में जादू बयानी। कहानी दर कहानी की तकनीक में मतमय निगाह यानी फितरी जराए की पामाली हर किस्से से मुंसलिक रहती है। गोमती की जोग्राफियाई हदबंदी और बसते बसते बसने वाली बस्तियों के उरूज व जवाल की झलकियां भी इसमें फनकाराना ढंग से तहलील होती गई हैं, जिनका कारी दौरान क़िरअत गवाह बनता हुआ महसूस होता है। लैंडस्केप सरजमीन लखनऊ और उभरने वाले अहम किरदार अली असगर नकवी है, जो महकमा जंगलात के साबिक IFS ऑफिसर नीज इंसानी और हैवानी नफ्सियात के माहिर, और सलमा उनकी शरीक सफर है। दूसरे मरकजी किरदारों में गंगा और अभय जोशी हैं। ये दोनों किरदार बेहद ज़हीन और हसास हैं। नावल निगार ने नजरियाती इख्तलाफ व तजाद को हसीन रंग आहंग में उभारा है। गंगा अगर बल खाती तेजगाम पहाड़ी नदी थी, तो डॉक्टर अभय जोशी शान समंदर था। राम रंजन तिवारी, जरीना और चंदन गंगा के इर्द गिर्द रवां दवा नजर आते हैं। कदीम हिंदुस्तानी तारीख और तहजीब और आसार कदीमा के माबैन कोमल है, जिसकी पैदाइश नटों के यहाँ हुई है। केशों की कुर्बत से गोमती उर्फ गोमा वजूद में आती है। इन किरदारों के तवस्सुत से डेरे की जिंदगी, देही और शहरी नटों की फितरत व जिबल्लत को उजागर किया गया है, और ये भी कि लालच और हवस के माबैन किस तरह रिश्ते चरमराते हैं। कोमल और केशव की शादी के बाद पैदा होने वाली गोमती उर्फ गोमा बकौल मुसन्निफ उनके लिए एक ऐसी जमा पूंजी थी कि जिसके जवान होते ही वो उसकी जवानी को सूद समय भुला सकते थे। अनquote। ये किरदार जो अलामत की शक्ल में उभरते हैं, वो कंकालों के राज जानने में न जाने कितने राज मुनकशिफ करते हैं। वजूद, अदम वजूद, जानने और पहचानने का ये सिलसिला लफ व नश्र की शक्ल में कारी को मजीद करत पर मजबूर करता है। तेजी से बदलते हुए मनाजिर में उसे हिमालय की वादियों में हजारों फीट की ऊंचाइयों में बसे टोलिया गांव के साथ लखनऊ की सरहदों पर नौ तामीर शुदा प्राइड ऑफ अवध अपार्टमेंट्स की 15वीं मंजिल भी नजर आती है,
جس کی بالکنی پر گومتی قاری کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے پریشان اور فکر مند نظر آتی ہے۔ ایجاز و اختصار کے ساتھ علمیاتی کرب کا ایک منظر ملاحظہ کیجئے جو طنز ملی کی شکل میں ذہن کو جھنجھوڑتا ہے۔ کوٹ: اپنی غیر فطری کثافت کے بار سے بوجھل اور اپنے آبی وجود کی آلودہ پوسیدگی سے شرمسار سیاہ گومتی چپکے رینگ رہی تھی۔ بولتے ہوئے منظر اور اس کے بھاگتے ہوئے عکس کو نوک قلم پر لیتے ہوئے فنکار لفظوں کو متحرک کرتا ہے۔ کوٹ: گنگا ڈوبتے سورج کے بے نور ہوتے ہوئے عکس کو گومتی پر دور شفق کی دھندلاتی سرخی سے آہستہ آہستہ اترتی ہوئی گہری شام میں تحلیل ہوتے ہوئے کسی سنگ مرمری مجسمے کی مانند ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہاں ناول نگار دراصل اپنے قاری کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ گنگا کا شوہر، تاریخ ساز اور آثار قدیمہ کا ماہر ڈاکٹر ابھے جوشی اپنی چند مہینوں کی نئی نویلی دلہن گنگا کو پرائڈ آف اودھ اپارٹمنٹس کی 15ویں منزل پر واقع اپنے فلیٹ میں تنہا چھوڑ کر مہینوں سے چمولی کے گلیشیئرز میں کنکالوں کے جھیل کے کنارے ان 14 کنکالوں کے راز معلوم کرنے کی مہم میں جھوٹا ہوا ہے جو وہاں پائے گئے تھے جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ قریب تجسس اور تلاش کا رویہ ناول کی بنیاد میں بہت اہم ہے۔ ایسے میں صنف افسانے کا نباز راجیو پرکاش اپنے ساحرانہ اسلوب سے رومانس، حقیقت، اسرار و کشش کے ساتھ خاکہ، سراپا اور تکرار لفظی کا سہارا لیتا ہے۔ کوٹیشن چھوڑ رہا ہوں میں۔ فضا، ماحول اور منظر کشی کے اعتبار سے مذکورہ ناول کا مطالعہ کریں تو اس کا عکس جمیل قوموں کے عروج و زوال اور تہذیبوں کی آمیزش کا ہی نہیں، کائنات کے حسن کو دوبالا کرنے والی ندی کا بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے فنکار گومتی کو مرکز بناتا ہے۔ گومتی بہہ رہی ہے، اف، گومتی تو مر رہی ہے۔ یہ جملہ نہ صرف ایک تعزیانے کے طور پر ابھرتا ہے بلکہ حساس قاری کے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ استفہامیہ انداز میں لکھا گیا اگلا اقتباس ملاحظہ ہو: گومتی کے قریب جاؤ تو گومتی کے ٹھہرے ٹھہرے وجود سے اٹھتے سڑانگ کے بھپکے ہواؤں میں تحلیل ہو کر سانسوں کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ شہر کی سرحدوں سے گومتی یوں نکلتی ہے جیسے کوئی عصمت دری کی شکار دوشیزہ بے آبرو ہو کر سماج سے نکلتی ہے۔ کیا یہ وہی گومتی ہے جو کبھی اپنے شفاف آبی حسن کے ساتھ رواں دواں رہتی تھی؟ راجیو پرکاش صاحب نے کہانی کو مختلف پیچ و خم، نشیب و فراز اور تصادمات لفظی و معنوی سے گزار کر ایک نتیجہ خیز اور مثبت تکمیل کی جانب پہنچاتے ہوئے غور و فکر کی دعوت دی۔ اس ارتقائی عمل میں سادگی اور سلاست ہے۔ سلسلہ روز و شب اپنے نقطہ عروج پر پہنچ کر علمیہ اور تربیت سے ہم آمیز ہوتا ہے، اور قاری محسوس کرتا ہے کہ عمر دراز کا راز ہو یا آب حیات کی تلاش، مرگ ترشنا کا پیچھا کر رہے فرد کے حصے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس طرح زندگی کی پیشکش کو جس استفہامیہ انداز میں فنکار نے پیش کیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ اس صورتحال کو مزید عبرتناک بنانے کے لیے انہوں نے وبائی مرض کرونا کی کربناکی کو اجاگر کیا ہے اور نہایت دلسوزی سے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جنگل سے شہر اور شہر سے جنگل کی مراجعت کا یہ کون سا مقام ہے۔ ترقی کی دوڑ میں کالونیاں بنی تو قصبے گاؤں میں
اور गांव तंग महलों में गलियों में तब्दील होते गए। मोहब्बत और अकीदत के फर्क और इम्तियाज के तय क्रॉफ्ट की बेहतरीन मिसाल को इस मंजरनामे के साथ मुंसलिक कीजिए, जो महज 3 किलोमीटर के फासले पर ललोरी गांव के नाम से माजी के दर खोलता है। कल बाहरी लोग मुख्तलिफ हरबों से मुल्क को कंगाल कर रहे थे, मगर आज हमारी धरती के सपूत जमीन माफिया की शक्ल में फितरी हुस्न को पामाल कर रहे हैं। अपनी जमीन के साथ अपना आंगन और अपना आसमान भी आलमगीरियत की चमक दमक के सुपुर्द कर देने वाले आला तालीम याफ्ता अफराद भी क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं, इसका जिक्र मुसलसल इशारों किनारों में। इनके ताने बाने बुनने के अमल और तेजी से बदलते हुए मनाजिर पर जरा गौर कीजिए तो एहसास होगा कि ललौरी के शुमाल में गांव से लगे पीपल के बहुत कदीम दरख्त के सामने खासा झाड़ झंकार था और मशहूर था कि इस पर एक भूत रहता है। तहायुर को तहलील करते हुए राजीव प्रकाश साहिर इसे दौरे हाजिर के तवहुम परस्ती से मुंसलिक करते हैं। इस तवहुमाती फजा और सूदो जिया की कशाकश के इशारों के साथ घने जंगलात, तवील कोहसार और कबायली तमद्दुन के मुसल्लस में घूमती और गंगा के किनारे बसे जादुई इलाका कुमाऊं की तारीख के हवाले से उभारते हैं, खास तौर से चंदा हथनी के जरिए। वाकयात की बुनत में शिद्दत और यकसानियत पैदा करने के लिए वो बिलवास्ता तौर पर तारीख और जोग्राफिया का सहारा लेते हैं। इस मजबूत रब्ते बाहम के लिए हैवान और दरिंदे ही नहीं, कीड़े मकोड़ों खुसूसन मकड़ी के तवस्सुत से इंसानी फितरत का वहशियाना इजहार फनकाराना ढंग से किया है। अपने सफेद शफाफ जालों में बीचों बीच रेशम की चमकती चिकनी शय अपनी चालाक आंखों से अपने शिकार की घात में खामोशी से इंतजार करती रहती, और जब कोई नन्हा सा पतंगे जैसा कीड़ा जाल में आन फंसता है तो किस फुर्ती से उसे अपने जकड़न में लेकर उसका खून पी जाती है। अनकूट तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता जमाने के माबैन सर्द जंग में यारी और मकारी क्या क्या घुल खिलाती है, फनकार ने इसका नफ्सियाती तजरीदी अलामती इजहार किया है। मकड़ियों की यह अजनबी दुनिया जिसके जाले पुरअसरार और खौफनाक हैं और जिनमें जो कोई जानदार एक बार उलझ जाए तो फिर निकल नहीं पाता, दरअसल तिलिस्म की दास्तान है। मकड़ी अपने चारों तरफ जाले बुनती है अपने शिकार को उलझाने के लिए, और इंसान अपने चारों तरफ अपनी ख्वाहिशों के जाल बुनकर अपने आप को जिंदगी भर उलझाए रहता है और उन्हीं उलझनों में दफन हो जाता है। अनकूट फितरत और जिबल्लत, ख्वाहिशात और नफ्सियात को उनसियत और मोहब्बत में जिस तरह से फनकार ने तहलील कर दिया है वो काबिल रश्क है। तरतीब, बुनद और पेशकश के एतबार से देखें तो नावल निगार कारी को निहायत खामोशी से माजी करीब से माजी बैद की जानिब ले जाता है। जनवरी की सर्द धुंध में डूबा कांपता लखनऊ और खामोश सहमी सहमी गोमती गोमा उस दिन पर लानत भेज रही है कि जब इंसान ने एक रोज अचानक इसे खूबसूरत बनाने का फैसला कर दिया। उफ, इंसान जब कुदरत को हसीन बनाने का इख्तियार अपने हाथ में ले लेता है तो कितना जालिम हो जाता है। ये कलमात भी मुलाहिजा कीजिए। दरिया किनारे मिट्टी रो रही है, डूमा दीवारों ने तो हमारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। साहिलों पर सब्जा अफसुर्दा है,
हमारे लिए तो कोई जगह बची ही नहीं। कितने पुराने दोस्त, सबका दम घुट रहा है, रो रो कर सब रुखसत होते जा रहे हैं। अलविदा, अलविदा। आदम जात को अपने साहिलों पर बसेरा देने की कीमत चुका रही है गोमती अनंत। फनकार ने नावल को शऊर और लाशऊर की यादों में इस तरह सजाया है कि एक तवील मसाफत के सफर का एहसास ही नहीं होता। मंजरनामे पर उभरने वाले वाकयात और हादसात आज के हालात से मुख्तलिफ नहीं मालूम होते। खौफ, दहशत और अनानियत उस वक्त भी थी और आज भी बदली हुई शक्ल में नजर आ रही। ऐसे में ये एहसास उभरता है कि जो खुद को पहचान नहीं सका, वो 14 कंकालों का हाल क्या मालूम कर पाएगा। नॉवेल का प्लॉट गढ़ा हुआ, मरबूत और मुंजबित है। बेजा फख्र गुरूर, बुग़्ज़ व इनाद और हिर्स व तमा के अनगिनत वाकयात में मंतकी रब्त है। जुबान व बयान में छा जाने और घर कर लेने वाली कैफियत है। फितरत की पामाली और कुदरती जराए की बर्बादी को राजीव प्रकाश साहिर ने शिद्दत से महसूस किया है और फिर तह बताए महसूसात को सफ़े किरतास पर मुंतकिल कर दिया है। खूबी ये है कि आत्माओं के शराब के खालिक ने गुजरे हुए कल, लम्हे मौजूद और आइंदा के दरमियान अपनी तख्लीकी हुनरमंदी से मुशाहिदाती सतह पर तफहीम की नई राहों को हमवार करने और मानियाती सतह पर हर्फ रब्त का फरीजा अंजाम दिया है। इस फनकाराना अमल के लिए मैं इन्हें दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। शुक्रिया। शाहीन साहब, आपने बहुत तफसील से आत्माओं के शराब के मतन पर गुफ्तगू फरमाई और तजज़ियाती और तनकीदी मुतालिया पेश किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं प्रोफेसर गजनफर साहब को जहमत दूंगा। शाहिद तिलवाई साहब, आइए आसिम, प्रोफेसर आसिम साहब, यहाँ आइए, प्रोफेसर तारिक चतारी साहब, इधर आइए, प्रोफेसर सगीर साहब, राजीव प्रकाश साहिर। सबसे पहले तो साहिर साहब को इस नावल के लिए मुबारकबाद। इस नावल का भरपूर तारुफ मोइज रशीदी ने पहले करा दिया था और बाकी जो गिरहें थीं वो तमाम गिरहें खुल गईं सगीर अब्राहिम साहब के मकाले में। अब कुछ रह नहीं जाता, काफ़ी बातें, काफ़ी निकात सामने आ गए हैं। जब ये नावल मुझे मिला और साहिर साहब ने फरमाया कि एक फंक्शन हो रहा है, उसमें आपको आना है, तो जल्दी जल्दी मैंने वो नावल पढ़ा। मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि मुझे एक अपने चेकअप के लिए दिल्ली जाना था, तो कुछ तासुरात मैंने नोट कर लिए थे। आत्माओं के शराब एक तासुर, मुसलसल शेर कहने वाले और ढेर सारी कहानियां लिखने वाले राजीव प्रकाश साहिर ने अपना नावल इस ख्वाहिश के साथ भेजा कि मुझे इस किताब की रस्म रूनमाई के मौके पर कुछ बोलना भी है, तो मेरी निगाहें यकायक किताब के उन्वान पर मरकूज हो गई। आत्माओं के शराब ने मुझे चौंका दिया। दिल में तजस्सुस जागा कि जाने कि आत्माओं का शराब क्या और कैसा होता है। चौंकाने वाले इस उन्वान से जहन में ये ख्याल भी उभरा कि किताब को किताब के उन्वान के हवाले से भी पढ़ना चाहिए। इस ख्याल के उभरते ही मेरी आंखों के सामने तिलिस्मे होशरुबा, नौ तर्ज मुरस्सा, बांगे दिरा, आग का दरिया, बागो बहार, गुलशने बेखार, नैरंगे ख्याल, इंद्रजाल, सहरुल बयान, मिफ्ताहुल कुरान,
दरियाए लताफत, बहरुल फसाहत, आईना बलागत, सातवां दर, रखते शरर वगैरह बहुत सारे उन्वानात मुतशक्किल हो गए और उन्वानात के हर्फ व सौत से किताब और उन्वान के रिश्तों के रंग भी झलक उठे। इन रंगों से ये उगदा खुला कि उन्वान में कोई फैली हुई तख्लीकी या तसनीफी कायनात सिमट कर एक नुक्ते पर आ जाती है। उन्वान में मुसन्निफ की मजमूई सोच भी मुनक्किस होती है। उन्वान में लिखने वाले के नुक्ते नज़र की गम्माजी भी होती है। गोया उन्वान एक तरह का कुतुब नुमा होता है जो किसी किताब के क़िबले की तरफ इशारा करता है। इस उगदे के वाह होते ही मेरी निगाहें आत्माओं के शराब के ताकुब में दौड़ पड़ी। रास्ते में एक तरफ गोमती नदी मिली जिसका वजूद अब नदी न होकर नाले की तरह सिमट गया है, जिसकी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है और आसपास के माहौल में घुटन बढ़ती जा रही है। इस सिकड़ी हुई गोमती के किनारे असलम साहब भी मिले जो गोमती नदी की हालत जार पर दुखी हैं। इस गोमती को जो कभी ठाठों मारती थी, ठहरी हुई शक्ल में देखकर उनकी आंखें अश्कबार हैं। वो मातम कुना हैं जैसे उनकी नदी गोमती की मौत हो गई। असलम साहब की निगाह में साफ शफाफ और आबे रवां वाली गोमती नदी की मौत दरअसल उस तहजीब का खात्मा है जो अपने कुशादा दामन में आबे जुलाल के साथ लूलू, मरजान, मरवारिद और बहुत सारे गौहर आबदार समेटे नहायत नर्म रवि से बिना रुके ठिठके मीठी धुन बजाती और समाअत करती हुई आगे बढ़ती चली जाती थी, जिसके दामन में अब वक्त ने कंकड़ पत्थर डाल दिया है, जिसके सबब उसकी शफाफियत आलूदा हो गई है, बहाव रुक गया है, धुनें कुचल गई हैं, आसपास की समावतों को अब नगमगी नहीं मिलती, रगों में तरंगे नहीं उठती, हवास हज नहीं उठाते, आंखें नहीं चमकती, चेहरे नहीं मुस्कुराते, पेशानियां नहीं दमकती। दूसरी जानिब जंगल मिला जिसके पेड़ कटते जा रहे हैं, हरी भरी शाखें गायब होती जा रही हैं, हरी भरी शाखें गायब होती जा रही हैं, हरी पत्तियां दम तोड़ रही हैं, जिसके बाइस आलूदगी बढ़ती जा रही है। साफ व शफाफ हवाएं आलूदा होती जा रही हैं, धरती का तवाजुन बिगड़ता जा रहा है। इस जंगल में नकवी साहब भी मिले जो महकमे जंगलात के एक ईमानदार अफसर हैं। वो अफसुर्दा व मलूल हैं कि उनकी आंखों के सामने पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल के भोले भाले मासूम जानवरों को बंदी बनाया जा रहा है, उनकी तिजारत की जा रही है, धर्म के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। इस काम में साधु संत भी मुलविस है। यहाँ भी जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, इसमें शहर भी है, जिसे खुद शहर के कुछ लोग अपने मफाद के लिए उसके माहौल को आलूदा और तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। राह में कहीं फसाद की भड़की हुई आग मिली और उस आग की लपटों में झुलसती मासूम जिंदगियां नजर आईं, कहीं पर अखलाकी गिरावट की करीह सूरतें नजर आईं, तो कहीं पर कदरों के जवाल का दिलदोज मंजर दिखाई पड़ा। किसी मोड़ पर इंसानी फितरत की तबाहियां नजर आईं, तो किसी चौराहे पर लुटती हुई इज्जतें दिखाई पड़ी। इनके अलावे जिस तरह भी पांव बढ़े, मुआशरे की बेहिसी महसूस हुई। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, आंखों में घिनौने मंजर समाते गए और समात में कर्बनाक चीखें दाखिल होती गईं। एहसास हुआ कि नाविल निगार अपने वो सारे मुशाहिदात, सारे तजर्बात और सारे महसूसात हमारे दिलो दिमाग तक पहुंचा देना चाहता है, जिनसे वो मसलसल दो चार रहा है और जिनके सबब वो खुद भी दर्द कर्ब में मुब्तला है। आत्माओं के इस शराब में बार बार ये सवाल भी उभरा कि शेर कहने और कहानी लिखने वाले राजीव प्रकाश साहिर नाविल की तरफ क्यों चले आए। तो मेरे जहन ने जो जवाब दिया वो ये है
کہ کرب و علام کا سلسلہ جب لامتناہی ہو تو آہیں قسطوں میں نہیں نکلتی، ان کا تار بن جاتا ہے۔ تخلیق کار ساحر کے ناولوں کا جب تار بند گیا تو وہ بھی بہت سارے شاعروں، افسانہ نگاروں اور ادیبوں کے ساتھ ناول کی طرف چلے آئے۔ ضروری نہیں کہ راجیو پرکاش ساحر یا دوسرے قلمکار میری اس رائے سے متفق ہوں، مگر میرے دماغ نے مجھ سے جو کہا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اپنے اس ناول میں سارے منظروں کو راجیو پرکاش ساحر نے اس پراثر انداز سے پیش کیا ہے کہ کہیں بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شاعر ساحر نے اپنی اس نثری تخلیق میں شاعرانہ فصوکاری بھی شامل کر دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا ہے کہ تخلیق کے تناظر میں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زبان بھی اکثر ان کی تخلیقی ہوتی ہے۔ بہت عمدہ انہوں نے مقالہ یہاں پڑھا۔ اب میں پروفیسر طارق چھتاری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے زمانے کے بے حد اہم فکشن رائٹر ہیں۔ حال ہی میں ان کا ناول آسمان منزل شائع ہوا ہے اور اس وقت موضوع گفتگو ہے۔ پروفیسر طارق چھتاری۔ شافع قدوئی صاحب، عاصم صدیقی صاحب، صغیر افراہیم صاحب، غضنفر صاحب اور معید رشیدی صاحب، اور سب سے اہم شخصیت اس محفل کی جناب ساحر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد ہی دوں گا کہ ہمارے اردو ادب میں ناول کا جو اس طرح سے گوشہ ہے یا سیکشن ہے، اس میں ایک بہت اچھے اور مختلف اور نادر ناول کا اضافہ ہوا ہے، جو آپ کا ناول ہے آتماؤں کے سراب۔ باتیں تو تقریباً ناول کے سلسلے میں سبھی ہو چکی ہیں، چونکہ صغیر صاحب نے ایک طویل مقالہ پیش کیا، اس میں اس کا موضوع، اس کی جو کچھ تفصیلات تھیں ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ غضنفر صاحب نے خوب اچھے انداز میں اس کی ایک طرح سے اس کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ معید رشیدی صاحب کے بارے میں تو غضنفر صاحب کہہ ہی چکے ہیں کہ جو بنیادی نکات ہیں اس میں، وہ سب انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں بیان کر دیے تھے۔ مجھے اگر دو چار باتیں کہنی ہیں تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناول کا کوئی موضوع بالکل جامد نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو وہ علاقے کے حساب سے، یعنی اگر کوئی دوسرے علاقے کا پڑھ رہا ہے اس ناول کو تو اس کے معنی کچھ اور نکالے گا، پرسن ٹو پرسن بھی ڈفر کرتا ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی ڈفر کرتا ہے۔ آج ہی ایک ناول ہم نے جو 2025 میں پڑھ رہے ہیں، وہی ناول جب 2040 میں پڑھا جائے گا یا 50 میں پڑھا جائے گا تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اس کا موضوع بھی بدل جائے گا۔ اس لیے کہ موضوع ناول میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن اچھا ناول وہ ہوتا ہے جس کا موضوع ہمارے تجربات سے بنے۔ ہمارے جو تجربات ہیں زندگی کے، جب وہ تجربات بدلیں گے تو اس کا موضوع بدلے گا۔ فی الحال مجھے اس ناول میں کچھ نئی چیزیں نظر آئیں جو اس سے پہلے جو میں نے ناول پڑھے تھے ان میں نہیں تھی۔ اس لحاظ سے ناول کے جو ٹائٹل، یعنی ناول جو صنف ہے، اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ ناول کے معنی ہی نئے پن کے ہوتے ہیں، نئے کے ہوتے ہیں ناول۔ تو اب اس میں بہت کچھ نیا پن ہے، بیان میں بھی اور موضوع میں بھی۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو میں نے کچھ ایسا اندازہ لگایا کہ فی الحال میرے نزدیک اس کا موضوع صرف اور صرف ہندوستان ہے۔ اب ہندوستان کے تمام پہلو اس ناول میں سما گئے ہیں، پہاڑ سے لے کر جنگل، دریا، سمندر، جتنی بھی چیزیں، یعنی جو ایک وسیع اس کا دائرہ ہو سکتا ہے، اس تمام کا کلچر، وہاں کے مسائل، وہاں کی پرابلمز، وہاں کی تفصیلات بہت خوبی کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہے۔ پہاڑ کا ذکر ہے، الموڑا کا ذکر ہے، جنگل کا ذکر ہے، بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ اتفاق سے میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ گورکھپور میں 5 سال رہا اور وہاں کے قریب کے جو جنگل تھے ان میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا۔ کسمی جنگل ایک بہت بڑا تھا، اور وہ جنگل جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں کچھ بنجارے بھی رہتے تھے، ان کا انٹرویو بھی میں نے لیا تھا ریڈیو کے لیے۔ تو بہرحال اس کو جو میں نے قریب سے دیکھا تھا
اس سے زیادہ قریب سے میں نے اس ناول میں دیکھی، جتنا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اس میں جو کردار ہیں، ایک تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر کردار کو مماثل کسی نہ کسی نیچر سے دکھایا گیا ہے۔ یعنی اگر گومتی ندی ہے تو اس میں کردار بھی گومتی ہے، اگر اس میں کوئی پہاڑ ہے تو اس کی مناسبت سے بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے، جنگل کی مناسبت سے بھی کردار ہے۔ تو اشیاء جو ہمارے موجود ہیں وہ ساری کرداروں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار یوں ہی تخلیق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ایٹماسفیئر سے تخلیق ہوتا ہے، اور کردار پنپتا بھی اسی طرح ہے۔ جو ہمارے چاروں طرف کی فضا ہے، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، وہ ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے، ہمارے کردار کو بناتا ہے۔ اسی کی طرح سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سبق لیتے ہیں۔ اور جس طرح سے، جیسا کہ اس کا تذکرہ آ چکا ہے، ہاتھی کا ذکر کیا ہے۔ ہاتھی جیسی جسیم اور جو شخصیت ہے، یا شخصیت نہ کہا جائے اسے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، وہ اتنا نحیف، لاغر، قابل رحم اس میں دکھا کر ایک ایسی چیز پیدا کی گئی ہے جو اسے کسی نہ کسی انسان سے اور کسی نہ کسی طبقے سے ریلیٹ کرتی ہے، اس کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے ہاتھی۔ اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، سماج ہمارا کیا کہہ رہا ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا اتنی جزیات، اتنی تفصیلات، اور وہ دلچسپی نہ ختم ہونے پائے، وہ بہت کم تحریروں میں ملی۔ یعنی وہ باریکیاں، ان کے نام بھی، ان کی خصوصیت بھی، اور خوبی یہ کہ ہر جزیات کی، ہر جز کی کوئی نہ کوئی ریلیشن انسان سے ملایا گیا ہے۔ کرداروں کا جو بعد میں جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ سب کچھ ان جانوروں، ان درختوں، ان دریاؤں، پہاڑوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس ایٹماسفیئر سے ملانا، یہ بالکل مجھے لگا کہ ایک نیا اس کا پہلو ہے۔ کہانی جہاں ختم ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ زمانہ ہے جب کورونا آ چکا تھا۔ وہ وبا، کورونا لفظ ضرور اس میں ہے، لیکن وہ وبا بغیر کسی وبا کے آئے ہوئے بھی ہمارے سماج میں موجود ہے، ایسی چیز ہے، اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے جب انسان متاثر ہوگا تو پورا ایٹماسفیئر ہی متاثر ہوگا۔ اس بنا پر یہ فضا کے لحاظ سے، فضا کو کردار بنانا، ان کے جانوروں کو انسانوں سے ملانا، یہ ایسا ریلیشن ایک دوسرے میں پیدا کیا گیا ہے جو ایک حقیقت بھی ہے۔ کوئی چیز اپنے آپ میں الگ نہیں ہے، ہر ایک کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ اس لحاظ سے، اور جب یہ ناول آپ پڑھیں گے، اب ظاہر کہانی بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پھر تجسس ختم ہو جائے گا، اور اس میں سارا تجسس اتنا قائم ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، آخر میں بچی۔ اور ہندوستان میں جو قومی یکجہتی ہے، جو پتہ نہیں چلتا کہ مذہب کوئی کہیں پہ ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کسی رشتے کو توڑ رہا ہے، اس کا ایک انڈر کرنٹ اس میں، اس کا ایک پیغام بھی ہے جو قابل تعریف ہے، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے موقع ملا، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ناول کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جو اب تک گفتگو میں رہ گئے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور وہ پہلو خاص طور پر کہ کیسے فکشن میں ایک لفظ صرف ایک لفظ نہیں رہتا، بلکہ کبھی استعارہ بن جاتا ہے، کبھی کنایا بن جاتا ہے، کبھی علامت بن جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت میں نے خاص طور پر طارق چھتاری صاحب کے فکشن میں نے دیکھی ہے کہ لفظ صرف لفظ نہیں رہتا، بلکہ اکثر ان کے ہاں کنایا بن جاتا ہے۔ اور راجیو پرکاش ساحر صاحب کے ہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جو گنگا ہے وہ صرف ایک کردار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبی کی بھی علامت ہے، ایک تہذیب کی بھی علامت ہے، کردار کا بھی نام ہے۔ اب میں پروفیسر عاصم صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں۔ آپ ہمارے عہد کے بے حد اہم تنقید نگار ہیں، محقق ہیں، تشریف لائیں اور کلمات سے نوازیں۔ غضنفر صاحب، راجیو پرکاش ساحر صاحب، معین رشیدی صاحب، صغیر فہیم صاحب، ناول کے بارے میں تو کافی باتیں ہو چکی ہیں، تو ابھی ایک تجویز آئی ہے کہ کیوں نہ میں ناول ہی پڑھنے لگوں یہاں پر۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر یہاں پر ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اسی گفتگو کو تھوڑے سے آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی طارق چھتاری صاحب نے ذکر کیا تھا کہ گورکھپور اور لکھنؤ، میرا بھی انسیڈنٹلی دونوں جگہوں سے تعلق رہا ہے۔ گورکھپور میں سب سے پہلی بار
मैं मुलाजमत के लिए गया था, कुछ महीने रहा वहाँ पर। और ये जो 1983 का रेफरेंस है नॉवेल के अंदर, तो मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो लखनऊ है, ज़ाहिर है उसमें वहाँ पर काफ़ी अरसा जो है गुजरा, और ख़ास तौर से जो बचपन की यादें हैं वो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। नॉवेल की बहुत सी चीज़ों से अपने आप को मैं जुड़ता हुआ महसूस कर रहा था। एक और जो बहुत दिलचस्प चीज़ जो है नॉवेल के बारे में कही जा सकती, वो भी तारिक साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, मगर मैं एक जैसे कारी का एक सवाल यहाँ पर रखता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले कुछ नॉवेल्स मेरे पास आई पढ़ने के लिए, उसको पढ़ रहा था, और वो नॉवेल्स उस तरह की थी जिसके अंदर बुनियादी तौर पे कहानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं था। यानी कि जो बहुत ज़्यादा उस तरह की नॉवेल होती, बहुत ज़्यादा मॉडर्निस्ट टेक्निक्स हैं, या ज़बान ही उसके अंदर अहम है, या उसके अंदर जो ख़ास तौर से किरदार या कहानी को अहम ना मानते हुए और चीज़ें अहम हों। मेरी वालदा जो कि बहुत पाबंदी से उर्दू अदब पढ़ती हैं, नॉवेल्स पढ़ती हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि इन नॉवेलों को कोई पढ़ता भी है? अच्छा, ये सवाल अपने आप में बहुत संजीदा सवाल है, क्योंकि प्रेमचंद को पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं, मंटो को पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं। लेकिन जो बहुत सी नॉवेल्स जिनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन सारी नॉवेल्स को बहुत से लोग पढ़ने वाले हों। तो यानी कि एक तरफ जो है, जो कारी से जो अदब का जो रिश्ता जो है वो बहुत मुस्तहकम है, लेकिन कभी कभी वो रिश्ता जो है कमज़ोर भी हो जाता है। बहुत सी नॉवेल्स अगर उस तरह की लिखी जाए और वही नॉवेल लिखी जाए, तो यहाँ पर ये नॉवेल इस मामले में बहुत अहम है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो इसके अंदर एक फौरन इसके अंदर आपकी दिलचस्पी जागती है और आप नॉवेल को पढ़ने लगते हैं। देखिए, जब मॉडर्निज्म यानी जदीदियत जो है का मूवमेंट जो है पूरे अपने उरूज में था यूरोप में, यानी कि जिस वक्त जेम्स जॉयस या वर्जीनिया वुल्फ जब नॉवेल्स लिख रहे थे, और वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स को आप वैसे नहीं पढ़ते हैं कि जहां सिर्फ कहानी की वजह से, उसी दौर के एक बहुत मशहूर राइटर समरसेट मॉम रहे हैं जो कि अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे। तो कहीं ना कहीं किसी नॉवेल के अंदर कोई नॉवेल अगर दिलचस्प है तो शायद ये कोई गुनाह नहीं है नॉवेल का, ये नॉवेल की खूबी है। और यहाँ पर इस नॉवेल की ये खूबी है कि ये नॉवेल बहुत संजीदा बातें करते करते साथ ही साथ ये नॉवेल बहुत दिलचस्प भी है। इसमें किरदार और इसकी जो पूरी इसका प्लॉट, सारी चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हो चुकी कि जो किरदार हैं उनका एक तरह से एक एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं या सिंबॉलिक कैरेक्टर्स हैं, चाहे गोमती हो चुकी हैं। अगर आप राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली याद करें तो वहां पर भी गंगा एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। गंगा एक मेटाफर है, यानी कि गंगा मैली, और वहां पर उसको एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और इस नॉवेल को अगर दो और जावियों से मैं देखने की कोशिश करूं, एक तो अगर हम देखते हैं कि जो बहुत सा जो जदीद अदब है, उस जदीद अदब में, और यहाँ पर मैं सिर्फ अदब नहीं, अगर मैं देखूं कि जो जदीदियत जो है वो अलग अलग इसनाफ में, जब अगर आप देखने की कोशिश करें आर्किटेक्चर के अंदर, या आप उसको सिनेमा में, या आप उसको अदब में, तो उसमें आपको उसके लिए जो रुझान है या एटीट्यूड है वो अलग अलग तरह के मिलेंगे। सिनेमा में एक तरह से जो जदीदियत को बहुत उसका इस्तकबाल किया जाता है, इसी तरह से आर्किटेक्चर में जदीदियत का एक इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन अदब के अंदर जदीदियत को एक तनकीदी निगाह से भी देखा जाता है। यानी कि अगर बहुत सी आप शायरी उठा के देखिए तो एक तरफ तो जो जदीदियत की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें शहर है, जिसके अंदर शहर के लोग हैं, या जिसके अंदर जो जिंदगी की स्पीड है, रफ्तार है, ये सारी चीज़ें जदीदियत के अदब का एक हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ एक और भी रिस्पॉन्स आता है जो एक तरह का रोमानी रिस्पॉन्स भी है या एक तरह की प्रिमिटिविज्म भी है, जिसमें आप जो जदीदियत के जो बहुत से असरात हैं
यानी कि जो उसके असरात ख़ास तौर से जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर हैं या उसके असरात जो आम ज़िंदगी पर हैं और वो असरात किस तरह से मुज़िर हैं, उसको भी आप वो भी आप अदब में आप उसकी एक बहुत बड़ी रिवायत है। तो यहाँ पर ये नॉवेल ख़ास तौर से जो एक माहौल के लिए या फ़िज़ा के लिए या बिगड़ती हुई फ़िज़ा है या बिगड़ता हुआ माहौल है या उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, अभी ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत का जिक्र समीर साहब ने किया, तो उसकी वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ज़ाहिर है वो तब्दीलियाँ इस नावल के अंदर बहुत बखूबी बयान की गई हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि नावल का जो पहला सफ़ा जो है बहुत अहम होता है। सग़ीर साहब ने एक जुमला कोट किया और मैंने भी कुछ जुमले इसमें नोट किए थे, लेकिन शायद वो जुमला मैं इसमें दोबारा पढ़ूँ, वो पहले ही वक्त पे वो जुमला नज़र आ जाता है। इंसान जब कुदरत को हसीन बनाने का इख्तियार अपने हाथ में ले लेता है तो कितना जालिम हो जाता है। और ये शायद आप देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर समीर रफ़ीक साहिबा बैठी हुई हैं, इनकी अभी एक नज़्म की किताब आई थी सॉन्ग्स ऑफ अलीगढ़, उसमें जो यहाँ पर जो एक पहले तालाब रहा है, झील रही है, उसकी जगह अब इंडिया हैबिटेट सेंटर बन गया है, तो उसमें उसके लिए भी एक तरह का एक एटीट्यूड है कि भाई कैसे जो एक तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत सी चीज़ों को साथ साथ ख़त्म भी कर रही है। तो इस नॉवेल के अंदर जो ये प्रोग्रेस के बारे में जो नज़रिया है या जो तरक्की के बारे में जो नज़रिया है, उसके जो मुज़िर असरात हैं उसकी तरफ बहुत बखूबी इशारा किया गया है। एक यानी कि जो पूरी जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है या ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों से जो आम जिंदगी पर असर पड़ रहा है, यानी शहरों पर असर पड़ रहा है या जिंदगी की जो अलग अलग पैटर्न है उस पर असर पड़ रहा है, उसमें इस नॉवेल में आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एक और चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि जो हिंदुस्तान की मुश्तरका जो तहजीब है, और आरिफ भाई ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि जो कारी है उसका एक खित्ते से ताल्लुक है और कारी का एक वक्त से भी ताल्लुक है। यानी कि एक नॉवेल को अगर आप जो है आज पढ़ेंगे और 10 साल बाद पढ़ेंगे, या एक नॉवेल को आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इस नॉवेल को आप अगर किसी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी। मैं इसमें जैसे कुछ इसमें इसी पॉइंट को लेते हुए दो चीज़ों के बारे में बात करूँ। इसमें एक जगह एक सीन है, छोटा सा सीन है, वो जो अफसर साहब हैं, जो जंगलात के जो अफसर हैं, एक जगह जाते हैं और गांव का एक देहाती जो है उनको कहता है कि राम राम साहब कैसे हैं, जय श्री राम कैसे हैं। अब ये जो मतलब जो है राम राम या वो वर्ड है जो राम राम आप कैसे हैं या जय श्री राम, ये देखिए अल्फाज जो है हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब का हिस्सा रहे हैं। ये उस तहजीब का हिस्सा रहे हैं जिसको हिंदू भी इसका इस्तेमाल करते थे, मुस्लिम भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन कैसे उन अल्फाज के मतलब बदल जाते हैं और वो मुश्तरका तहजीब से निकल कर उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये छोटे छोटे से वाकयात भी इस चीज की तरफ इशारा कर सकते हैं। एक और चीज का मैं बयान करूं, कुछ अल्फाज कभी कभी जो है वो शायद लखनऊ में बोले जा सकते हैं और मेरा ताल्लुक बरेली से है, वहां पर मैं उन अल्फाज को नहीं बोलता, मेरी एक्टिव वोकेबलरी का वो हिस्सा नहीं है। जैसे एक लफ्ज इसमें आता है गिरगिटान। अब वो गिरगिटान वर्ड जो है, जो बरेली से मेरा ताल्लुक है, मैं नहीं बोलता हूँ घर पर, मैं गिरगिट कहता हूँ। समी साहिबा जो है इनका लखनऊ से ताल्लुक है, ये गिरगिटान कहती हैं एक ही घर के अंदर। इसी तरह से एक और लफ्ज जो है उन्होंने बहुत बुलगपाड़ा मचा रखा है। एक मैं फिल्म की तरफ इशारा करूंगा, इस वक्त हिंदुस्तान की जो फिल्मों में डायलॉग लिखने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से जूही चतुर्वेदी से अच्छा लिखने वाला कोई नहीं। उनका ताल्लुक लखनऊ से है, प्रकाश साहब शायद जानते होंगे उनको। उनकी जो है एक कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, वो भी जो है उसकी भी सेटिंग लखनऊ की थी, गुलाबो सिताबो। अब उसके अंदर देखिए किरदार है बेगम का, वो लखनऊ से उनका ताल्लुक है, लखनऊ की जो एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक है, और वो उनकी उम्र भी जो है 95 साल की है। तो वो किरदार जो है अपना एक सीन है उसमें बात
करते कोई चीज चोरी हुई, कहते अरे जब वो नेहरू जी थे तो उस दिन बड़ी चोरी हुई और चोरों ने बड़ा गड़बड़ा मचाया था। तो देखिए ये लफ्ज जो है, और यहाँ पर इसमें 2-3 जगह इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बात हो रही है अवध की, क्योंकि बात हो रही है लखनऊ की, और वहाँ की जो जुबान है, जो जरूरी नहीं कि वो अल्फाज जो हैं वो बरेली में बोले जाते हों या शाहजहांपुर में बोले जाते हैं, वहाँ भी उर्दू बोली जाती है। तो ये जो रीजन की तरफ आपने इशारा किया, इसके साथ एक और चीज की तरफ मैं अगर इसमें इशारा करूं, वो मुझे बहुत चीज दिलचस्प लगी। देखिए नॉवेल अपने आप में सबसे ज्यादा इंक्लूसिव फॉर्म है, यानी कि कोई भी जो सिन्फ है अदब की, वो सारी चीजें, सारी सारी जो इसनाफ हैं वो नॉवेल के अंदर एक सिन्फ के अंदर समा सकती है। उसमें शायरी भी आ सकती है, नॉवेल के अंदर जो अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, वो भी आ सकती हैं, और नॉवेल के अंदर अलग अलग तरह के किरदार भी आ सकते हैं। एक किरदार जो कि जिसका ताल्लुक बहुत आला तबके से हो, और एक किरदार जो बहुत ही जो है जिसका ताल्लुक जो है एक लोअर तबके से हो। इसमें जब बहुत से किरदार कुछ बातचीत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अवधी जुबान बोल रहे हैं, लेकिन जब वो अवधी जुबान बोल रहे हैं तो जिसको आप कहेंगे कि साहब स्टैंडर्ड उर्दू है, उसके अंदर भी इसको लिखा है ताकि वो अवधी जुबान को समझने में एक उर्दू के एक आम कारी को उसमें दुश्वारी ना हो। मुझे इसमें थोड़ी सी ये चीज़ दिलचस्प इसलिए लगी कि शायद ये उर्दू में शायद ज़रूरी हो कि उसको ब्रैकेट में लिखना हो, वरना मेरा ख्याल है कि इसमें शायद सारी चीज़ें कारी को प्लेटर में सजा के नहीं देना चाहिए। एक व्यू ये भी है कि जब हम तर्जुमा भी करते हैं तो बहुत से अल्फाज अगर हम अंग्रेजी से अगर हम उर्दू में कर रहे हैं, उर्दू से अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो कुछ अल्फाज हम उर्दू के उसके अंदर रख देंगे कि भाई जब हमें फ्रेंच के अल्फाज अंग्रेजी में देखने को मिल रहे हैं और हम फ्रेंच के अल्फाज को गूगल करके देखते हैं, तो कुछ मेहनत कारी भी तो करे। हम कुछ सब कुछ सजा के थोड़ी रखेंगे उसके सामने। तो ये एक दोनों ही नजरिए हैं इसके अंदर कि कारी को सारी चीजें सजा के हम सामने रख दें कि भैया अवधि है लेकिन आपको कोई दुश्वारी ना हो, ये हम उर्दू में लिख दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि भाई आप मेहनत कीजिए, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक मार्क ट्वेन की बहुत मशहूर नॉवेल थी एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। तो मार्क ट्वेन का उसके अंदर शुरू के अंदर प्रीफेस बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बस 2 लाइनें लिखी हैं। उस नॉवेल के अंदर जो अमेरिका की अलग अलग रीजन्स की जो बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, वो अंग्रेजी जो स्टैंडर्ड अंग्रेजी से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन उसमें सारी वो सबको इस्तेमाल किया गया, और 5 अलग अलग डायलेक्ट्स हैं अलग अलग रीजन्स के। और उसमें मार्क ट्वेन ने उसमें ये लिखा कि ये मैंने इसमें इन इन जगहों के डायलेक्ट्स को इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसको यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अगर कोई नगार ये लिखे कि मैंने इसके अंदर अवधी, भोजपुरी और कुछ और या राजस्थानी को भी इस्तेमाल किया है, और ये इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि लोग ये ना समझें कि अलग अलग किरदार जो हैं वो उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। तो मार्क ट्वेन ने भी इसमें ये कहा कि भाई मैंने ये अलग अलग डायलेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं ये आपको बस सिर्फ बताने के लिए कि आप ये ना समझें कि ये कुछ अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। तो ये, लेकिन ये कि जो खासतौर से जो एक डायलेक्ट का यूज है, ये जैसे बहुत अहम हिस्सा है। एक और चीज जिसकी तरफ इशारा मैं करना चाहता था, एक और चीज जो बहुत दिलचस्प है, जो किरदारों की ज़ाहिर जुबान होती है, और जब हम गंगा की जुबान को देखते हैं या गंगा की जब गुफ्तगू होती है जो नकवी साहब से, तो उसमें खासी अंग्रेजी शामिल है। एक अल्फाज इस्तेमाल में आता है, बल्कि हिंदुस्तान में इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल में आता है, लेकिन अगर इसी चीज को आप पाकिस्तान ले जाइए या उर्दू में ले जाइए तो आप उसको उर्दिश भी कह सकते हैं। यानी कि उर्दू और अंग्रेजी को मिलाकर जो जुबान बनती है, और उसके अंदर दोनों ही तरह की चीजें हो सकती हैं कि एक तरफ एक जुमला अंग्रेजी का फिर दूसरा जुमला उर्दू का, या एक ही जुमले में उर्दू और अंग्रेजी के दोनों के अल्फाज शामिल। तो इसमें जाहिर है जब ये आप पढ़ते हैं उन लोग बातचीत, तो आपको ये भी स्टाइल एक आपको देखने को मिल जाता है। एक और बहुत अहम चीज है, और ये शायद यहाँ पे क्योंकि सारे उर्दू के लोग मौजूद हैं, सिराज अजमली साहब मौजूद नहीं हैं, उनको भी मैं शामिल करके बात कह रहा हूँ। कभी कभी उर्दू जब बोली जाती है या लोग बोलते हैं या उसको लिखते हैं, तो जो उर्दू ही जानने वाला या जिसकी मादरी जुबान ही उर्दू है, वो ही अपने आप को उससे जो है
अलग महसूस करता है, एक्सक्लूडेड महसूस करता है कि भाई यार ये तो मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन मुझे बोलने में डर लग रहा है क्योंकि यहाँ गज़नफ़र साहब मौजूद हैं, यहाँ सिराज अजमली साहब मौजूद हैं, अगर मैंने ज़रा भी गलती करी तो भाई यहाँ बेटे इन्हें तो कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ इसमें ज़ुबान की ये खूबी है कि इसमें बहुत से अल्फाज अंग्रेज़ी के एक बहुत ही नेचुरल ढंग से उर्दू का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो देखिए ज़बान जो है उसी ज़बान की ग्रोथ हो सकती है जब ज़बान दूसरी ज़बानों से अल्फाज को ले, उसमें अल्फाज को शामिल करे, और अगर ज़बान बिल्कुल अपनी प्योरिटी को मेंटेन करने में लगेगी तो शायद ज़बान की ग्रोथ नहीं होगी। अंग्रेज़ी ज़बान शायद सबसे ज़्यादा इस वक्त डेवलप ज़बान इसलिए भी है क्योंकि उसमें हर ज़ुबान से अल्फाज लिए हैं, और जब अभी हम बात कर रहे हैं इसी वक्त में बहुत से अल्फाज अंग्रेज़ी ज़बान में दूसरी ज़बानों से जुड़ गए। तो जैसे इसमें बहुत से अल्फाज इसकी मैं बात करूं जो अंग्रेजी से और जो उसमें उर्दू का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें एक तरह से जो जबान के लिए उर्दू जबान के लिए कंट्रीब्यूशन है ये साहिब साहब का। मैंने अल्फाज कुछ नोट किए: रिवर फ्रंट, जैकेट, वॉकिंग शूज, जॉगिंग ट्रैक, फॉरेस्ट रेंजर। और देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप कोड स्विचिंग कहते हैं, जेनेटिक ढांचा। जेनेटिक ढांचा, अब देखिए इसमें जेनेटिक ढांचा, तो ये देखिए इसमें एक तरह से जबान की एक ग्रोथ हो रही है जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप। एक और बात करता चलूं कि जो बार बार इसका जिक्र आया, प्राइड ऑफ अवध अपार्टमेंट, तो इसको जब आप देखते हैं कि प्राइड ऑफ अवध अपार्टमेंट, तो ये एक इसके अंदर इसका इस्तेमाल भी बड़ा आयरोनिकल है, यानी कि एक तंजिया कि भाई एक तरफ जो है प्राइड ऑफ अवध अपार्टमेंट जो है वो बहुत से लोगों की जो जमीनें हैं उनको खत्म करके, बहुत से लोगों की जो जिंदगी है उसको खराब तरीके से मुतासिर करके अब आप प्राइड ऑफ अवध की बात कर रहे हैं। तो ये जैसे इसमें एक चीज आई। अभी कुछ और चीजों की बात हो चुकी, बस आखिरी बात और मैं बता चलूं। देखिए लखनऊ को लेकर बहुत सी नॉवलें लिखी गई हैं और उत्तर प्रदेश को भी लेके बहुत सी लिखी गई हैं। हालांकि अंग्रेजी में उसको लेकर कम चीजें लिखी गई हैं। अगर मैं कुछ चीजों के बारे में सोचूं तो बहुत पहले ज़ाहिर आतिया हुसैन की जो नॉवल थी सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम, और शायद कम लोग जानते होंगे कि उसको इंतज़ार हुसैन ने उसका तर्जमा उर्दू में किया उसमें। तो वो नॉवल ज़ाहिर लखनऊ को लेकर है, लेकिन उसमें लखनऊ की कौन सी तहजीब है जो लखनऊ की पूरी, एक तो ये कि जो पार्टीशन के पहले का पूरा उसके अंदर पस मंज़र है, और दूसरा ये है कि लखनऊ की जो एरिस्टोक्रेसी है उसके बारे में। उसी तरह से अगर आप देखिए मेरे भी सनम खाने बुर्जुल हैदर, तो उसमें भी बुर्जुल हैदर के खिलाफ तो इल्ज़ाम ही ये है कि उन्हें गरीब आदमियों की बात करना ही नहीं आती है। जमील साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। तो वो भी नावल जो है अगर आप, इसी तरह से मुझे कुछ दिनों पहले एक नावल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, और ये जो आपकी जो इनकी बहुत मशहूर नावल थी हमारे जो अनीस अशफाक साहब की, दरअसल नाम नहीं, ख्वाब सराब नहीं, दूसरी वाली जो है परिनाज और परिंदे। परिनाज और परिंदे को अगर आप याद करें इसमें, तो उसके अंदर जरूर जो है गोमती का भी जिक्र है, उसके अंदर जरूर जो है कुकरेल का भी जिक्र है, और उस नावल के अंदर परिंदों का भी जिक्र है। यानी कि उस नावल के अंदर एक तरफ से, लेकिन क्योंकि वो नावल जो है इशारों की जुबान में बात करती है, सिंबल्स की जुबान में बात करती है, लेकिन कुछ हद तक उसके अंदर वो फिक्र उस तरह की मौजूद है जो गांवों से आपको जोड़े या आपको जमीन से जोड़े। लेकिन ये नावल पूरी तरीके से आपको आपकी जमीन से जोड़ती है। तो इसलिए जो एक माहौलियाती अदब है, एक यहाँ पर समीर रफीक साहबा एक पेपर पढ़ाती हैं, क्लाइमेट चेंज एंड लिटरेचर। ये बहुत मशहूर पेपर है, क्लाइमेट चेंज एंड लिटरेचर। तो इसमें बुनियादी तौर पे बात ही इसके बारे में होती है कि जैसे जो क्लाइमेट के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसका अदब से क्या ताल्लुक है, अदब के अंदर उसकी किस तरह से तर्जुमानी हुई है, और अदब किस तरह से इसके अंदर एक रोल अदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये नावल उस सिलसिले की एक बहुत अहम नावल बन सकती है जिसको आप माहौलियाती अदब कहेंगे, या जो नावल जो है उस माहौल को या फिजा के लिए, बदलती फिजा के लिए, बदलते माहौल के लिए
एक जिसके अंदर एक तशवीश है, जिसके अंदर एक सोच है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले बात हुई है कि नावल के अंदर बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, नावल के बारे में बहुत सी बातें लिखी जा सकती हैं, और यहाँ पर मौका नहीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँ। आखिर में मैं सिर्फ मैं मुबारकबाद देता हूँ साहिर साहब को इतनी खूबसूरत नावल लिखने के लिए और इतनी संजीदा नावल लिखने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इज़हार फरमाएं। आदाब पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर सैयद के ताबिंदा मरकज़ में, जहाँ सदियों के मुस्तबिल सवारे जा रहे हैं, वहाँ मेरे नावल पे गुफ्तगू हो रही है, मुझे ये मौका मिला है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ शाफिर साहब का और तमाम आप हजरात का, और दिल की गहराइयों से सैयद की अजीम शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। हजरात, अपने तारुफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं पेश कर सकता हूँ। यूँ समझिए कि लाखों करोड़ों की भीड़ में खोया हुआ एक आम सा चेहरा हूँ। मेरे पास कोई एकेडमिक बैग नहीं है, और शायद इसलिए मेरे कंधों पे दानिशी का बोझ नहीं है। और चूंकि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी भी एक शराब है। यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है कि हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो मेरे सब करदार हम सब आप हद अनहद के बीच में सोए हुए हैं, और ये एक शराब है, और जिंदगी इसी शराब में गुजर रही है, और जिंदगी के सब ये वाकयात मेरे नावल में, और इसी कश्मकश में तमाम मुशाहिदे होते हैं किरदारों की जिंदगी में, और उस तरह से कहानी चलती है। एक नदी है गंगा जो पहाड़ों से उतरी और समंदर में समा गई, लेकिन एक नदी गोमती भी है जो जमीन की कोख से निकली और भवसागर गंगा के उसमें चली गई। सीता भी जमीन से ही निकली थी और जमीन में ही चली गई। इन्हीं सब सोचों से ये नावल निकला है, और नदी का गोमती का इसमें अहम किरदार है इस नावल में। मुझको याद आता है कि जब मेरे वालिद एक साइंसदान थे, लखनऊ में बहुत साल पहले की बात है, मैं 8-9 साल का रहा हूँगा, तो वो हम सबको रिक्शे में बैठा के घूमती ले जाते थे, वहाँ हम घाटों पे नहाते थे। अब नहाने का तस्वुर तो कोई कर भी नहीं सकता घूमती। इसी तरीके से कहानी चली, और एक शेर पेश करता हूँ कि दरिया समंदरों से जहाँ मिलने जाते हैं, यारों उसी मकाम के मैं आसपास हूँ। तो उसी मकाम के आसपास हम सभी हैं, वहीं से ये नावल निकला। मैंने तो एक बुत तराशा है, अब इसकी परस्तिश होगी या पाश पाश करके इसको छोड़ दिया जाएगा, इसका फैसला तो बुतों में तकसीम हुई दुनिया ही कर पाएगी। बहरहाल मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर शाफिर साहब का, प्रोफेसर सबीर इब्राहिम साहब का, तारिक सताजी साहब का, प्रोफेसर गजनवर साहब का, कि मेरी तमाम गुजारिशों में ये मौका मुझे मिला, और मेरे छोटे भाई निजामत फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक भी कहकशा आरस्ता है डाइस पर, वो एक बाज़ोग अंजुमन मेरे सामने महक रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी ताहिर साहब, आपने अपने एहसासात का इजहार किया। अब मैं बिला किसी तारुफ और तमहीद और ताख़ीर सदर जलसा प्रोफेसर शाफिक उलवई साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं। आप न तारुफ के मोहताज हैं, और सच्ची बात यह है कि आपकी जो शख्सियत है उसकी कोई दूसरी नज़ीर हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तशरीफ़ इनकाद किया यहाँ पे। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अदबी तंजीम है ख़याबान अदब, उसमें उन्होंने साहिर साहब के, राजीव प्रकाश साहिर साहब के का जो नया नावल आया है, इससे पहले इनके अफसानों का मजमूआ छपा था, शेरी मजमूआ भी छपा है। इस नावल का उन्होंने यहाँ पे नक़ाद किया, और सैयद का जो ताल्लुक़ उर्दू अदब के फ़रोग़ से और उर्दू अदब से मुताल्लिक़ जो सर सैयद के नुक़्ते नज़र था कि अब आजकल के ज़माने में अब देखिए गोपी चंद नारंग या इस तरह के जो लोग पहले थे, हमारे मालिक राम, ये ज्ञानचंद जैन, वो नस्ल बिल्कुल मादूम होती जा रही है। तो एक नए लिखने वाले अगर उर्दू को ज़रिए-ए-दार बना रहे हैं, उर्दू ज़ाहिर है ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता,
लेकिन फिर भी ज़बान से उसका एक ताल्लुक़ होता है। अब जो जिस ज़माने में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो उसमें राजू प्रकाश साहिब साहब इस अहद में न सिर्फ अफसानों के इनके 2 मजमूए शाये हुए, बल्कि ये नावल भी शाये हुआ, जिसकी बहुत लखनऊ में और बहुत जगह जगह जलसे हुए। तो हम लोगों ने भी ये जब ये अलीगढ़ तशरीफ ला रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा सर सैयद अकेडमी की तरफ से कि उनको ये यहाँ पे भी एक नावल पे मुबाहिसा किया जाए, और सर सैयद का जो उर्दू अदब के फ़रोग़, उर्दू अदब, उर्दू ज़बान से जो ताल्लुक़ था, उसी सिलसिले की एक कड़ी है, एक बात। और दूसरी बात, अभी नावल के सिलसिले में ये मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग सब यहाँ पे न सिर्फ स्टेज पे, उधर भी जो लोग बैठे हैं, प्रोफेसर समीर रफ़ीक, जमील अख्तर साहब और अब्दुल मोईद शम्स साहब, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, आफ्ताब साहब, इधर शाहिद साहब, आरिफ साहब, असद फैसल, और बहुत से तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हामिद रज़ा, ये लोग सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है अबू बकर, बहुत से मैं सब लोगों के साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, शीरी रईस इकनॉमिक्स में, इस तरह के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए, इस नावल के बारे में बहुत सी बातें कही जा चुकी, और मोईद रशीदी ने बात शुरू की थी, और इस नावल का जो बुनियादी थीम अगर कोई होता है, तो उसकी उन्होंने बहुत तफसील से वजाहत कर दी कि इस नावल का मरकज़ी मौजू क्या है। फिर सिलसिले को आगे बढ़ाया गज़नफ़र साहब ने, और बहुत तफसील से, और उनकी जो एक ख़ास तरह की तख्लीकी नस्र है, तो एक फ़नकार ने दूसरे फ़नकार को कैसे पढ़ा, एक तख्लीकी रीडिंग जो होती है, एक क्रिएटिव रीडिंग क्या होती है नावल की, मुख्तसर में उसका ज़िक्र किया, बहुत ज़ाहिर उनकी ज़बान, हम लोग सब उसके बहुत क़ायल हैं। फिर तारिक साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और उसको इस नावल का जो उन्वान है, उसके बारे में गुफ्तगू की, और फिर इसका जो ताल्लुक़ है, इसके जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं, उनके जो नदी है, गोमती है, गंगा है, ये सब ये किरदारों के नाम भी हैं, और ज़ाहिर नदियाँ भी, इससे उन्होंने ताल्लुक़ कायम किया। फिर आसिम साहब ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों का, जैसे अवधी का किस तरह से इस्तेमाल किया है, और जंगलों का, और पूरी जो फ़िज़ा थी, और जो वजूदी इंसान का कंसर्न है, उस पे पूरी गुफ्तगू की। अब ज़ाहिर है बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, बस 2-3 बातें मुझे अर्ज़ करना है। पहले तो देखिए, नावल का उन्वान है आत्माओं के शराब। बहुत से लोग आत्मा को भी शराब समझते हैं, आत्मा खुद एक शराब है, तो शराब का शराब क्या होगा? मेरा ख्याल में ये नावल इसी को डिस्कस करता है। शराब का शराब क्या है? मैंने तो साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हैं। जब 2 नेगेटिव मिल जाते हैं, अंग्रेजी में 2 नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं, तो पॉजिटिव हो जाता है। तो शराब जो है वो हकीकत है। हकीकत क्या है? वो ज़िंदगी आपके सामने है, जिसकी तरफ आसिम साहब ने इशारा किया कि वो कौन सी ज़िंदगी है, क्या आपकी ज़िंदगी आपके सामने है। उन्होंने बताया कि जब इंसान फितरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, ये इंतज़ाम अपने हाथ में लेता है, तो जो ज़िंदगी वजूद पज़ीर होती है, उसकी पूरी तफसील इस नावल में मौजूद है। तो इस लिहाज से ये नावल एक नए तरह का नावल, मतलब हर एक ज़िंदगी के बारे में बयान करना तो बड़ा आसान है कि हर चीज़ ज़िंदगी का एक पार्ट है, लेकिन इन्होंने बहुत तफसील से इन तमाम चीज़ों को बयान किया है। तो मुझे ये लगता है, अब आसिम साहब ने बड़ा अहम मसला उठाया नावल के बारे में, कि मकाम का लखनऊ से मुताल्लिक़ है या नहीं। देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि लखनऊ के बारे में एविडेंट कल्चर क्या है, लखनऊ में गोमती नदी बहती है, इमामबाड़ा है, या किसी भी शहर में आप अलीगढ़ आइए, अलीगढ़ जाके आप देख लीजिए। तो ये अगर आप नावल में रखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ही ये वो होगा जो मिर्जा रुस्वा का नावल ये नहीं है। अभी परिनाज़ और परिंदे का इन्होंने जिक्र किया, अनीस अशफाक साहब का नावल है, नैयर मसूद का नावल है। नैयर मसूद के जो अफसाने हैं, वो हमारे ख्याल में आप उसमें कहीं पढ़ेंगे तो आप, बड़ा जो नावल होता है, बावजूद उसके कि इस नावल में गोमती का हवाला है, लेकिन ये बड़ा नावल जो होता है वो किसी जगह पे स्पेसिफिक नहीं होता। कहिए लखनऊ की तहजीब क्या है, कि लखनऊ में लोग जो है वो टुंडे के कबाब खाते हैं, या वहाँ पतंगबाजी होती है, मुर्गबाजी होती है, ये सब बहुत ही लैंडमार्क चीजें हैं, आप जाइए जाके देख लेंगे। जब नावल में लिखा जाएगा तो आपको पूरी फिजा लखनऊ का एहसास कराए, लेकिन कहीं आप ये ना कह सके ये लखनऊ है, ये फनकारी है। इनके नावल में मुझे लगता है जो बड़ा, जैसे मिर्जा रुस्वा का आप नावल पढ़ें, तो या नैयर मसूद की कहानियां पढ़ें, वो अब्दुल हलीम शरर की गुज़श्ता लखनऊ नहीं है। तो किसी भी शहर को एक जो रियल सिटी है उसको इमेजिन सिटी बनाए, और उसमें बावजूद उसके कि हवाले बिल्कुल गोमती नदी भी है, गंगा नदी भी है, और तमाम जो जंगलों का जिक्र है, इसमें इन्होंने इस नावल के जरिए वो जो बुनियादी इंसानी कंसर्न्स हैं उसको बयान किया। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया, आसिम साहब ने भी
बात को कहा था। सगीर साहब ने भी अपने मकाले में इस बात को सगीर साहब ने तो शुरू में जो बहुत अच्छी तरह से मौजू की हदबंदी कर दी थी। तो देखिए, ये इंसान जब कुदरत को खुद बनाने लगता है तो क्या करता है, तो वो उसकी एक तफसील इन्होंने जब जिक्र किया कि अब प्राइड ऑफ अवध अपार्टमेंट जो है, प्राइड ऑफ अवध है। तो पहले देखिए क्या होता था, पहले आप जमीन रख के अमीर होते थे। बड़ा जमींदार है तो अमीरी की इमारत की निशानी क्या थी, जमीन थी। अब ठीक उलट है, अब उलट क्या है कि आप जमीन बेच के अमीर हो रहे हैं। तो जमीन बेच के जो अमीर होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, क्या उसमें इंसानी साइकी में क्या तब्दीली आती है, हमारे ये राजीव प्रकाश साहिर ने वो बयान किया है। इमारत से जमींदारी के क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीजें थी, वो तो आप पुराना प्रेमचंद से लेकर जितने, अभी क़ुर्रतुल हैदर का जिक्र किया, इलीट कल्चर का जिक्र किया, लेकिन जो न्यू इलीट है, जो जमीनें रख के अमीर था, जमीनें बेच के अमीर हुआ है, तो दोनों की नफ्सियात अलग है, दोनों का जिंदगी करने के तरीके अलग हैं। मुझे लगता है ये नॉवेल उसको भी बहुत अच्छी तरह से बयान करता है। फिर एक जो आज से 50 बरस पहले या 30 बरस पहले जो हमारा लखनऊ का माशरा था, लखनऊ क्या हर जगह का माशरा था कि हिंदू मुसलमान साथ मिलके रहते थे, अब तो तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसमें नॉवेल में जो किरदार है अली असगर नकवी का, गंगा का, चंदन का, रफत का, तो ये जो हमारा कंपोजिट कल्चर था, कैसे मिलजुल के रहते थे, जो अब उसकी निशानियां कहीं मौजूद नहीं है। तो इनकी कहानी जो है उसको भी बयान करती है। एक इसमें किरदार है हाथी का, हाथी का बहुत उसमें बुनियादी रोल है, बहुत से चीजों का जिक्र। हाथी के बारे में इंतजार हुसैन ने बहुत अच्छी बात लिखी, आसिम साहब और प्रोफेसर समीर रफीक मौजूद है। अंग्रेजी में रिटेंटिव मेमोरी को कहते हैं इन्फेंटाइल मेमोरी। तो इंतजार हुसैन ने कहीं लिखा है अपनी एक जगह कि साहब, कहा यह जाता है कि दो आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिनको अपना पुनर्जन्म याद है, एक महात्मा बुद्ध और दूसरे हाथी। तो इंतजार हुसैन ने अपने मखसूस अंदाज में लिखा कि हम लोग महात्मा बुद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन हाथी जरूर हो सकते हैं। तो ये जो नॉवेल, इन्होंने जो नॉवेल को बढ़ाया है, हाथी का किरदार एक बहुत ही लागर हाथी है, साधु उसको पालता है और फिर हाथी को पाल के कहता है गणपति है, उसको भी एक मजहबी इस्तेसाल का या अपने को अपने इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। तो बहुत सी इसमें चीजें, जंगलों का कटना, गोमती नदी, अभी इन्होंने जिक्र किया था सगीर साहब ने, किताब है गोमती नदी, उनके जो बायोग्राफी है वारिस किरवानी साहब की। तो ये सब चीजों का इन्होंने एक आमेजा बयान किया है। और जैसे आसिम साहब ने भी बताया कि इसमें मुख्तलिफ जो जबानें हैं, लखनऊ से मुतालिक जो अवधी जबान है, अमा का, जैसे अमा बहुत बोलते हैं लखनऊ के लोग, उसमें गोलगपाड़ा, इस तरह की जो एक स्टैंडर्ड जबान होती है, उसके नीचे जो ज़ेली जबानें होती हैं, इन्होंने जो सफेदाबाद की तवायफों का जिक्र किया है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जिंदगी के जो मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, उसमें गालियां भी होते हैं, उसमें कहीं कहीं आप देख सकते हैं। तो उस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो ऑब्सीन, वो भी सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो उन्होंने ये जो बदलता हुआ जो लखनऊ है, या बदलता हुआ अवध है, जरूरी नहीं कि अवध का ताल्लुक हो। तो उन्होंने जो बुनियादी इंसानी कंसर्न जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो रशीद जी ने कहा कि इंसान के जो वजूदी मसाइल हैं, वो वजूदी मसाइल को गिरफ्त में लेने की ये बहुत अहम कोशिश है। मैं एक बार फिर उनको इस नॉवेल की मुबारकबाद देता हूँ। तो गुफ्तगू को समेटा, उसका अहाता किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी इनका खुसूसी तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी मौजूदगी के बगैर ये जलसा कामयाब इस तरह तो न होता। तो इसलिए ख़ास तौर पर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। ख़याबान अदब की तरफ से मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए